हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर बेटा अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना 2D मोशन। अपन ने 1D मोशन कंप्लीट कर लिया था, अब स्टार्ट करें 2D मोशन। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो आप इस पूरे वीडियो को कंप्लीटली अच्छे से देख लें, क्योंकि यहाँ पर हर एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन होगा बेटा 2D मोशन का। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं बेटा 2D मोशन। 2D मोशन या समतल में गति या मोशन इन प्लेन की बात करें तो अपन ने डिस्कस किया था कि अगर किसी पार्टिकल के दो कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ वेरी करे, इट मीन्स एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस ले लिए, दो कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई टाइम के साथ वेरी करे तो उसे कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय गति। तो ये मोशन भी होगा एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। अगर पार्टिकल के कोई दो कोऑर्डिनेट सपोज एक्स जेड प्लेन के अंदर वेरी करे, एक्स जेड टाइम के साथ, तो वो मोशन इन प्लेन होगा एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। और यदि पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स वेरी करे वाई जेड में, तो इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स होंगे वाई कॉमा जेड, तो ये होगा मोशन इन वाई जेड प्लेन। तो यहाँ देखा द्विविमीय गति या समतल में गति का मतलब है अगर कण के दो निर्देशांक समय के साथ चेंज होते हैं तो इसे बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। क्लियर? इसका सिंपल सा एग्जांपल देखें, जैसे छिपकली का दीवार पे चलना है, छिपकली जो होती है वो दीवार पे चलती है। या फिर आप कैरम खेलते हो, उस कैरम के अंदर जो स्ट्राइकर या फिर जो गोटी, स्ट्राइकर के जो मोशन होता है वो भी 2 डायमेंशनल होता है अगर आप उसको हवा में उछालते नहीं हो तो प्लेन के अंदर जो मोशन होगा वो 2 डायमेंशनल होगा। या फिर आपका जहाज, समुद्र सतह पर चलने वाला जहाज, वो भी जो होगा वो 2 डायमेंशनल होगा। क्लियर? पर यहाँ अपन बात करेंगे बेटा उसके बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल की, जिसके अंदर आएगा एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा आएगा सर्कुलर मोशन बेटा, प्रक्षेपी गति और वर्तीय गति। ये दोनों ही द्विविमीय गति के उदाहरण है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में आप किसी पार्टिकल को या बॉल को थ्रो करते हो किसी हॉरिजॉन्टल से थीटा कोण पे, क्षैतिज से थीटा कोण पर, तो उसका पाथ जो होता है वो परवलयाकार होता है, पैराबोलिक होता है, जिसे अपन कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। या फिर आपने क्या किया, भाला या आपने पिस्टल से फायर किया तो भी वो 2 डायमेंशनल होगा, बॉल को थ्रो किया तो भी 2 डायमेंशनल होगा। क्लियर? तो यहाँ इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो 2 डायमेंशनल के अंदर जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है अपने पास में एक प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेपी गति, और दूसरा सर्कुलर मोशन, वर्तीय गति। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी जनरली 2 प्रकार के पढ़ेंगे, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, इट मीन्स तिर्यक प्रक्षेपी गति। दूसरा पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, इट मीन्स क्षैतिज प्रक्षेपी गति। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर पार्टिकल को आप हॉरिजॉन्टल से या धरातल से किसी एंगल पे थ्रो करोगे और वापस धरातल पे आएगा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे किसी टावर या किसी हाइट पे रह के किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना बेटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देकर ऐसे जी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। और सर्कुलर मोशन के अंदर एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन और दूसरा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे। तो ये सब डिस्कस करने वाले हैं बेटा 2 डायमेंशनल मोशन के अंदर। तो पहला अपन टॉपिक उठाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बाद में आगे चर्चा करेंगे। क्लियर? प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेपी गति। प्रक्षेपी गति के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है, प्रक्षेपी का जो पथ होता है, पथ वो परवलयाकार होता है, परवलयाकार पैराबोलिक पाथ होता है। इस पैराबोलिक पाथ के लिए जरूरी होता है कि पार्टिकल के ऊपर केवल एक फोर्स अप्लाई हो, गतिशील कण के ऊपर एक फोर्स एक ही दिशा में आरोपित होगा, तो उस केस में उसका पथ पैराबोलिक होगा। यहाँ जनरली प्रक्षेपी गति की बात हो रही है, जिसके अंदर अपन जनरली क्या करने वाले हैं, पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा कोण पर प्रक्षेपित करने वाले हैं, तो इसका पाथ जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये पाथ पैराबोलिक है, अपन प्रूव भी करेंगे। यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ पर इसके पूरे मोशन के अंदर एक ही फोर्स लगता है, अंडर ग्रेविटी वर्क हो रहा है, तो इसके ऊपर वेट लगेगा इसका। इसके अलावा इसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स अप्लाई नहीं होता है, तो इसके ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर लगने वाला फोर्स का मान कांस्टेंट होता है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बेटा। देन इसका पाथ जो होता है वो पैराबोलिक बनता है, परवलयाकार बनता है। आप इसको हॉरिजॉन्टल से थ्रो करोगे तो भी एक ही फोर्स लगेगा। क्लियर? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर पार्टिकल की 2 मोशन एक साथ हो रही है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इन दोनों का कंबाइंड रूप जो है वही है अपने पास प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा, वही है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेपी गति, प्रक्षेपी गति में
आपको मिलेगा क्या, ऊर्ध्वाधर गति प्लस क्षैतिज गति। पार्टिकल के वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन, इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म जो होता है वो है आपके पास में क्या, प्रक्षेपीय गति। जैसे ये पार्टिकल वर्टिकल भी मूव करेगा ऊपर की तरफ और साथ में हॉरिजॉन्टल भी मूव करेगा, इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म होता है ये प्रक्षेपीय गति। यहाँ पर अगर आप वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में कुछ समझ गए तो आपको इन दोनों को मर्ज ही करना होगा, और मर्ज करते ही अपने पास जो भी रिजल्ट चाहिए वो सारे के सारे मिल जाएंगे। तो कुछ बातें करते हैं। पहला अपन इस प्रक्षेपीय गति के अंदर जिस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है उसे कहा जाता है प्रक्षेपीय कण। अगर प्रक्षेपी कण का मास m लेट कर लिया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने u लेट कर ली, हॉरिजॉन्टल से मैं इसको थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करूंगा, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा होगा, ये प्रोजेक्शन वेलोसिटी होगी, प्रक्षेपण वेग होगा। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, वेग के दो कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो बनेगा वो बनेगा u cos थीटा, वर्टिकल जो बनेगा वो बनेगा u sin थीटा। अब यहाँ पर आप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर इन दोनों को सेपरेटली देखेंगे पहला। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन क्षैतिज दिशा में। क्षैतिज दिशा में गति, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन की बात करता हूँ तो यह ध्यान रखना बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई फोर्स F इन x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई भी फोर्स F एक्सटर्नल 0। क्षैतिज दिशा में एक्स एक्स के अंदर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं होता है। जब फोर्स नहीं होता है तो नो डाउट वहाँ का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी 0 होगा। जब एक्सेलरेशन 0 होगा इट मीन्स आपकी जो एक्स एक्स की जो वेलोसिटी होगी वी एक्स, वो भी आपको क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। जब एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो मोमेंटम होगा वो भी आपको कांस्टेंट मिलेगा। इट मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप बात करोगे चेंज इन मोमेंटम की या फिर आवेग की, वो आपको मिलेगा 0, वो आपको मिलेगा 0। तो यहाँ देखो मैंने छोटी छोटी बातें बताई आपको, क्या कि अगर पार्टिकल प्रक्षेपी गति करता है तो उसकी क्षैतिज दिशा के अंदर, क्षैतिज दिशा में कोई बल कार्य नहीं करता। पहली बात, जब बल नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, त्वरण नहीं होगा। जब त्वरण नहीं होगा तो एक्स एक्स में वेग नियत होगा, और उस वेग की वैल्यू जो होगी यहाँ देखा जाए तो u cos थीटा। क्लियर। तो एक्स एक्स का जो संवेग होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, क्षैतिज का जो संवेग होगा वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, m × vx रहेगा। ठीक है। और संवेग में परिवर्तन जो आएगा एक्स एक्स में वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ जो मैंने बात कर रखी है वो ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए बात कर रखी है, और एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, चेंज इन मोमेंटम 0 मिलेगा। क्लियर। ठीक है। अब यहां जो आगे चर्चा की जा सकती है वो ये कि x डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। क्षैतिज दिशा का विस्थापन निकालना है x, तो सिंपल सा x की जो वैल्यू आएगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, क्षैतिज वेग इनटू समय, क्योंकि x दिशा में एक्सेलरेशन 0 है तो नियत वेग से दिशा में चल रहा है x एक्स में, तो आप वेग इनटू समय लिख लोगे तो ये आपको मिल। क्लियर। चलें आगे। तो क्षैतिज दिशा का वेग टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हो, चेंज इन मोमेंटम 0 एक्सेट्रा, ये सारे के सारे देख लीजिए। क्लियर। तो ये क्षैतिज दिशा की बात हो रही। अब यही बातें मैं करूंगा किसमें, वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊर्ध्वाधर दिशा में, कि ऊर्ध्वाधर के साथ क्या क्या चेंज आता है। तो समझना बेटा इसको। अगर वर्टिकल डायरेक्शन की बात करता हूं तो सबसे पहले बात जो आती है कि एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल इन y एक्सिस, वो होगा उसका वेट mg किधर होगा, नीचे की ओर। फोर्स नीचे की तरफ होगा जो उसको रिटार्डेड करेगा। तो यहाँ पर जब एक्सटर्नल फोर्स है तो नो डाउट आपको पास एक्सटर्नल एक्सेलरेशन भी होगा, वो क्या होगा, g किधर होगा, डाउनवर्ड, नीचे की ओर, नीचे की ओर होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो है फोर्स डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। ठीक है। तो यहाँ अगर मैं बात करूंगा वेलोसिटी की, तो बेटा वेलोसिटी जो होगी ईच एंड एवरी पॉइंट की जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी, वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी वो चेंज होगी। तो यहाँ मुझे अगर v फाइंड करना हो तो v के लिए यूज करूँगा वैल्यू ऑफ vy। दो टर्म्स में निकाल सकता हूँ। पहला लेता हूँ मैं v = u प्लस 80 से वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करूँगा तो vy = आएगा मेरे पास क्या,
यू वाई माइनस जी टी। अगर किसी टी टाइम पर अगर आपको वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उसकी वैल्यू आएगी यू वाई माइनस जी टी, क्योंकि जैसे जैसे अपवर्ड मूव करेगा वैसे वैसे ग्रेविटी जो है उसके वेलोसिटी को डाउन करेगी, रिटार्डेड करेगी, तो वी वाई की वैल्यू आएगी यू वाई माइनस जी टी। क्लियर? ये तो टाइम की टर्म्स में आ गए। सर हाइट की टर्म्स में अगर पूछ लिया जाए तो उसके लिए अपन थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसी से बनाऊं तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh। h जो होगा उसकी हाइट हो जाएगी कि किस हाइट पे आपको वर्टिकल वेलोसिटी पूछी गई है, ऊर्ध्वाधर वेग पूछा गया। तो वी वाई जो है वो आपको दो टर्म्स में मिल सकती है, एक टाइम के टर्म्स में और एक हाइट के टर्म्स में। क्लियर? अब यहां पर आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है, उसका डिस्प्लेसमेंट, कि y में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी दो टर्म्स हो सकती है। अगर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ y अगर सेकंड इक्वेशन से करें तो अपने पास आएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको सिंप्लाइज करूं तो y इज इक्वल टू आएगा यू वाई टी माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर। y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना है, ऊर्ध्वाधर के पार्टिकल किस विस्थापन पे पहुंच गया ऊर्ध्वाधर के अंदर और उसका टाइमिंग ये है, तो आप डिस्प्लेसमेंट जो है ऐसे निकालोगे सेकंड इक्वेशन से। और अगर वेलोसिटी की टर्म्स में पूछ ले, वेलोसिटी की टर्म्स में, तो थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां से अगर आपको फाइंड करना हो क्या s, तो आपको मिल जाएगा क्या y इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। तो इस टाइप से जो है आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो किसी टाइम पर या हाइट पर, या किसी टाइम पर आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो किसमें, y एक्सेस में। क्लियर? तो अभी अपन ने देखा क्या कि जब भी कोई कण प्रक्षेपी गति करेगा तो क्षेत्रीय दिशा में कौन कौन से फोर्स होंगे, क्या क्या कंडीशंस होगी। तो यहाँ फोर्स 0 था, एक्सीलरेशन 0 था, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मोमेंटम कांस्टेंट होगा, चेंज इन मोमेंटम 0 होगा, और x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आप डायरेक्ट लिखोगे ux इंटू टी। पर जब यही वर्टिकल की बात करता हूं तो वर्टिकल के अंदर जो आता है वेट आता है उसका mg डाउनवर्ड हमेशा नीचे की तरफ रहेगा, तो उसको रिटार्डेड करेगा, रिटार्डेशन जो आएगा वो g से आएगा, तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी और उसके साथ साथ में उसका डिस्प्लेसमेंट भी हर पॉइंट के लिए अलग अलग मिलेगा। तो वेलोसिटी इन टर्म्स में निकाल सकते हो और डिस्प्लेसमेंट जो है इन फॉर्म्स में निकाल सकते हो। क्लियर? अब यहां पर कुछ बातें और आपसे डिस्कस की जा सकती है, जैसे आपसे पूछ लिया गया, कोई पॉइंट्स दे दिया, इस पॉइंट्स के लिए आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो, इस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। सपोज मैंने कोऑर्डिनेट लेट कर लिए x, y, x, y, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा, सपोज रिप्रेजेंट कर लेता हूं मैं r से, तो r वेक्टर इज इक्वल टू लिखूंगा x i कैप प्लस y j कैप। ये तो यहाँ x और y की जो वैल्यू होती है वो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। x की वैल्यू जो अपन ने देखी x वेयर इज x, ये रहा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ux मल्टीप्लाई t। और y की वैल्यू आप इस टर्म में या उस टर्म में, जो भी जिस टर्म में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उस टर्म में लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा यू वाई टी माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर जे स्क्वायर। एट इट इज आपको यहां पर किसी भी पॉइंट के लिए वेलोसिटी भी पूछी जा सकती है बेटा। अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी पूछे तो वेलोसिटी जो होगी वो टेंजेंट के अकॉर्डिंग होगी, यहां ऐसे, ये v वेक्टर, और हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल सपोज मान लिया अल्फा। तो यहां पर जब वेलोसिटी की बात होगी तो वेलोसिटी के भी दो पार्ट होंगे, v वेक्टर, तो v वेक्टर आएगा vx i कैप प्लस vy j कैप, vx प्लस i कैप, vx i कैप प्लस vy j कैप। तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म है vx की वैल्यू हमेशा ही कांस्टेंट है बेटा, है ना। तो vx को तो आप ux लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर बात आती है vy की, तो vy की जो है इस टर्म में भी हो सकता है और इस टर्म में भी हो सकता है। तो जो आपको रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ t की टर्म्स में, तो uy माइनस जी टी, ये वेलोसिटी। अगर हाइट की टर्म्स में वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो आप हाइट की टर्म्स में पुट करके भी फाइंड कर सकते हो। अब ये तो जो आया वेक्टर फॉर्म आया, क्या आया, वेक्टर फॉर्म आया। अगर आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछ ले v,
तो सदिश में अपन ने पढ़ा था कि कोई भी सदिश दे रखा है तो उसका मैग्नीट्यूड जो निकालते हैं, परिमाण जो निकालते हैं, आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर, दोनों को जोड़ के रूट ले लो, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। और अगर आपको डायरेक्शन निकालनी हो अल्फा, tan अल्फा निकालेंगे बेटा, यहां से अल्फा निकालना हो तो अल्फा के लिए आप कर लोगे क्या, tan अल्फा तो परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस, इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर जो बनेगा वो वर्टिकल वेलोसिटी बनेगी। इट मींस आप सिंपल सा vy अपॉन vx कर लें, vy अपॉन vx कर लो, क्लियर। तो ये जो बताई मैंने वो बेसिक थीम बताई कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्षैतिज गति में क्या चेंज है, ऊर्ध्वाधर गति में क्या चेंज आएगा। क्षैतिज गति ऊर्ध्वाधर गति से अपन ने उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी फाइंड कर लिया, वेलोसिटी वेक्टर फाइंड कर लिया, डायरेक्शन निकालनी हो वो अपन फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। अब आगे बात करते हैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर पार्टिकल की रेंज क्या होगी, हाइट क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, या इसके प्रोजेक्टाइल इक्वेशन क्या होगी, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं बेटा प्रक्षेपीय गति के अंदर संवेग में परिवर्तन क्या होता है, किस किस कंडीशन के बारे में पूछा जाता है। तो बेटा अपन बात कर रहे हैं संवेग में परिवर्तन की, तो नो डाउट संवेग में जो परिवर्तन होता है डेल्टा पी वेक्टर वो आपको मिलता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल वेक्टर, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल वेक्टर। तो यहां ध्यान देना कि जब आप किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो, इनिशियल वेलोसिटी u, प्रोजेक्शन एंगल थीटा, उसका पाथ होता है ये, ठीक है। अब यहां पर कुछ बातें जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। पहली बात कि किसी पार्टिकल को जब आप प्रोजेक्ट करते हो थीटा कोण पे, और अगर पार्टिकल उसी हॉरिजॉन्टल के अंदर सरफेस से टकराता है तो जिस वेलोसिटी से ये जाता है बेटा उसी वेलोसिटी से वापस आता है। u स्पीड से आपने प्रोजेक्ट किया था, नो डाउट जब ये यहां से कॉलिजन करेगा वापस टकराएगा तो भी उसकी स्पीड वही होगी। दूसरी बात, जिस एंगल से गया है बेटा उसी एंगल से वापस आएगा, उसी एंगल से वापस आएगा। इट मींस अगर आप बात करें चेंज इन मोमेंटम की तो आप इस पॉइंट का मोमेंटम ले ले, इस पॉइंट का मोमेंटम ले ले और दोनों का डिफरेंस कर ले, दोनों का डिफरेंस कर ले। कैसे कैसे, तो देखो इस वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये वो आएगा u cos थीटा आई कैप, वर्टिकल बनेगा u sin थीटा j कैप। यहां पर भी देखें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा u cos थीटा और ये बनेगा u sin थीटा, डायरेक्शन माना तो j कैप हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर इस बॉडी का मास चेंज नहीं हो रहा है, मास चेंज नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा p वेक्टर इज इक्वल्स टू m को आप कॉमन ले लोगे v फाइनल वेलोसिटी माइनस v इनिशियल वेलोसिटी बेटा। तो यहां तुम लोग समझदार हो तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं फाइनल वेलोसिटी के अंदर ये दो आ जाएंगे, इनिशियल के अंदर ये वेलोसिटी आ जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी के अंदर मैं लिखता हूं क्या, u cos थीटा आई कैप, u cos थीटा आई कैप, और ये जो आएगा वो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड तो j का क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो माइनस u sin थीटा j कैप, क्लियर। ये तो बात हुई फाइनल वेलोसिटी की। अब बात कर रहा हूं मैं इनिशियल वेलोसिटी की, तो इनिशियल वेलोसिटी के अंदर जो आएगा माइनस इनिशियल वेलोसिटी में u cos थीटा आई कैप, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल में है तो इसको लिख दूंगा मैं क्या, u sin थीटा j कैप, क्लियर। तो यहां देखोगे तो u cos थीटा आई कैप पॉजिटिव का, u cos थीटा आई कैप नेगेटिव का, ये स्टेप कैंसिल हो जाएगा, जबकि ओ ये माइनस था, ये अंदर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा बेटा, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि m कांस्टेंट है, माइनस u sin थीटा माइनस u sin थीटा माइनस 2u sin थीटा हो जाएगा, m से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 2mu sin थीटा j कैप। इट मींस अगर मोमेंटम में परिवर्तन देखा जाए, संवेग में परिवर्तन देखा जाए तो वो केवल और केवल क्षैतिज एक्सेस में होता है बेटा, सॉरी ऊर्ध्वाधर में होता है, वर्टिकल में होता है, हॉरिजॉन्टल में, क्षैतिज में नहीं होता है। ये चीज ध्यान रखना है बेटा, क्षैतिज दिशा का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, अपन ने पहले भी बात की थी। तो जो संवेग में परिवर्तन आता है वो केवल ऊर्ध्वाधर का आता है, क्लियर। अब ये तो अपन ने ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए बात की, अगर इसके अलावा भी किसी पॉइंट के लिए पूछ लेता है तो बेटा आपको केवल ये फॉर्मूला, ये कंडीशन अप्लाई करनी है। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर लेना, m से मल्टीप्लाई कर लेना, चेंज इन मोमेंटम आ जाए, क्लियर। चलें आगे। यहां एक चीज ध्यान रखना, ये जो टॉप पॉइंट है, इस टॉप पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है वो जीरो होती है, केवल और केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहती है जो
इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल ही होगी, हॉरिजॉन्टल जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके इक्वल होगी। तो ये अपन ने देखा चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन। अब बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की बेटा। टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी एक पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट किया, ये जितना टाइम इंटरवल वो एयर में बिताता है उसी को कहते हैं बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। इट मींस प्रोजेक्ट करने के बाद में पुनः सरफेस तक या धरातल तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो कहलाता है क्या, उड्डयन काल। या जितने समय तक पार्टिकल हवा में है वो समय कहलाता है उड्डयन काल। तो यहाँ पर ध्यान रखना है बेटा, जो उड्डयन काल होता है वो डिपेंड करता है वर्टिकल मोशन पे। तो वर्टिकल मोशन पे अगर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल कम वेलोसिटी जो है वो आपके पास u cos थीटा है, पर मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। बात करूंगा वर्टिकल वेलोसिटी की, तो इट मींस पार्टिकल को u sin थीटा से ऊपर जाके वापस नीचे आने में, t समय जाने में, t समय आने में जो टोटल टाइम लगेगा वो होगा मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट। इट मींस t इज इक्वल टू होगा t प्लस टी, t जाने का t आने का, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2t। अब मुझे t फाइंड करना, तो t फाइंड करना है तो इसके लिए सिंपल सा आप लोगों को मैंने 1D के अंदर बताया था कि अगर किसी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है तो टॉप पॉइंट तक पहुंचने में उसको जो टाइम लगता है वो लगता है वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन g। जैसे मैंने कहा था 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है, 10 से भाग दो 1 सेकंड आएगा। 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 30 मीटर पर सेकंड, 10 से भाग दो 3 सेकंड आएगा। क्लियर है ना। तो यहां पर सीधी सीधी अगर बात करें तो मेरे पास जो t की वैल्यू आनी है वो t की वैल्यू आनी है क्या, वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन g। वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन g कि नहीं सर आप समझाओ इसको। अरे बेटा v इज इक्वल टू क्या था, u प्लस at। आपको फाइंड करना है, क्या करना है, t फाइंड करना है। ठीक है, जब t फाइंड करना है ये टॉप पॉइंट पे 0 हो जाएगा तो ये आएगा क्या, 0 माइनस u y माइनस जी टी। ठीक है, तो t की वैल्यू जो आएगी वो आएगी u y बाय जी। क्लियर, तो ये आएगा। अब इस वैल्यू को आप यहां पुट कर लो तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा t इज इक्वल टू 2u y बाय जी। u y की वैल्यू 2u साइन थीटा बाय जी। तो पार्टिकल की टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगी, प्रक्षेपी का जो उड्डयन काल आएगा वो आएगा t इज इक्वल टू 2u y बाय जी या फिर 2u साइन थीटा बाय जी। क्लियर। एक तरीका इसका और है सॉल्व करने का, वो भी देख लेते हैं। सेकंड आप ऐसे भी देख सकते हो कि जब सेकंड इक्वेशन से देख लो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आपने पार्टिकल को जो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया और वापस ग्राउंड पे पहुंच गया तो ओवरऑल इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल में, ऊर्ध्वाधर में जो विस्थापन, बेटा मैं ऊर्ध्वाधर में लगा रहा हूं, ये किस में लगा रहा हूं, ऊर्ध्वाधर में लगा रहा हूं, वाई डायरेक्शन में लगा रहा हूं। तो जब पार्टिकल ऊपर गया और वापस नीचे उसी पॉइंट पे पहुंच गया तो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो विस्थापन है वो है आपके पास 0। इनिशियल वेलोसिटी uy है, टाइम जो होगा उसको मैं बोलूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T, माइनस ay की वैल्यू है g बाय 2 और ये t स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट कर लो तो आपको मिलेगा g बाय 2 t स्क्वायर इज इक्वल टू u बाय t। एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा, देन t इज इक्वल टू आएगा 2u y बाय g। और uy की जो वैल्यू है वो आपके पास है u साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा बाय g। क्लियर। तो जब भी किसी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसके लिए अपने पास टाइम आता है टॉप पॉइंट पर पहुंचने के लिए u बाय जी। यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है, पर आपको टॉप जाने में और आने में टाइम को डबल करना होगा, तो मैंने टाइम को डबल कर। क्लियर, चले आगे। तो ये बात हुई टाइम ऑफ फ्लाइट की। अब बात करूंगा बेटा रेंज की, परास की। हाँ बेटा, जब बात हो रही है रेंज की, रेंज का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल के द्वारा, रेंज का मतलब होता है प्रक्षेपी द्वारा क्षैतिज दिशा में तय किया गया विस्थापन। प्रक्षेपी द्वारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तय किया गया जो विस्थापन होगा वो कहलाएगा क्या, परास। अब परास की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब क्षैतिज दिशा का विस्थापन फाइंड। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कोई एक्सीलरेशन नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट आप जब रेंज की बात कर रहे हो तो रेंज के लिए लिख सकते हो आप ux मल्टीप्लाई टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़न काल से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है इसकी, क्षैतिज वेग जो है ux इज इक्वल टू ये मिलेगा आपको u cos थीटा, तो r इज इक्वल टू लिख दिया ux इंटू t टाइम ऑफ फ्लाइट है। आप इस t की वैल्यू पुट करें
तो t की वैल्यू जो अपने पास आई थी ux 2uy/g, 2uy/g, तो आपके पास r का जो फॉर्मूला आ गया वो है 2ux uy/g। ux की जो वैल्यू है वो आपके पास है u cos थीटा और uy की वैल्यू जो है वो है u sin थीटा। तो इन दोनों की वैल्यू अगर यहाँ पुट करें u cos थीटा u sin थीटा तो आपको मिलेगा 2u² sin थीटा cos थीटा बाय g। अब बेसिक मैथ्स के अंदर अपन ने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, एक छोटी सी बात सीखी थी, क्या 2 sin थीटा cos थीटा, इसको अपन लिखते हैं sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। तो यहाँ पर 2 sin थीटा cos थीटा को रिप्लेस करता हूँ sin 2 थीटा से, तो u² sin 2 थीटा अपॉन g। तो ये आपके पास ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट के अंदर, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के अंदर आपको रेंज के फॉर्मूले मिल जाएंगे। क्लियर। अब इसी में देखें मैक्सिमम रेंज के लिए, मैक्सिमम अधिकतम परास के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए फॉर मैक्सिमम रेंज। अधिकतम परास के लिए बात कर रहे हैं बेटा, अधिकतम परास के लिए जो अपने पास फॉर्मूला है r u² sin 2 थीटा। तो मैक्सिमम रेंज के लिए अपने पास जो sin 2 थीटा की वैल्यू होनी चाहिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए, और sin थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा वो होती है 1। अब sin 2 थीटा की वैल्यू 1 है तो नो डाउट थीटा आपके पास होना चाहिए 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री लेंगे तो उस केस के अंदर आपको r की वैल्यू जो मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी वो भी देख लो। तो r मैक्सिमम जो मिलेगा वो मिल जाएगा u² sin 2 मल्टीप्लाई 45 अपॉन g। sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो r मैक्स की वैल्यू आपको मिलेगी u²/g, u²/g। इट मींस किसी भी पार्टिकल को, किसी भी प्रोजेक्टाइल बॉडी को अगर आप 45 डिग्री से प्रोजेक्ट करेंगे, फेंकेंगे, 45 डिग्री से फेंकेंगे तो उसके द्वारा जो प्राप्त परास होगी, रेंज होगी, वो अधिकतम होगी बेटा, अधिकतम होगी। क्लियर। तो अधिकतम परास के लिए 45 डिग्री का कौन होगा। फॉर्मूला रेंज के लिए सिंपल से फॉर्मूले, अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी अलग अलग दे रखी है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करें। उसका अगर प्रक्षेपण कोण दे रखा है, कोण के साथ प्रक्षेपण वेग दे रखा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करें। और अगर थीटा की वैल्यू कुछ जैसे 15 डिग्री या कुछ ऐसी वैल्यू दे रखी जो आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं तो उस केस के अंदर इस फॉर्मूले का यूज करें। क्लियर। अब चलते हैं बेटा, बात करते हैं हाइट की, बात करते हैं हाइट की। तो प्रक्षेप्य गति के अंदर किसी भी बॉडी के द्वारा कितनी मैक्सिमम हाइट गेन की जाती है। क्लियर। देन नेक्स्ट हाइट की बात, अगर हाइट की बात करूं, ऊंचाई मुझे फाइंड करनी है, आइडेंटिफाई करनी है क्या, ऊंचाई। तो वर्टिकल हाइट जो होती है वो डिपेंड करती है बेटा वर्टिकल वेलोसिटी पे, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी पे, और टॉप पॉइंट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी, ऊर्ध्वाधर वेग होगा, वो होगा 0, वो होगा 0। मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए बेटा इक्वेशन कर रहा हूं, थर्ड यूज v² = u² + 2as। इसको आप वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे, वर्टिकल y एक्सिस में लगाएंगे तो टॉप पॉइंट की जो वर्टिकल वेलोसिटी आएगी वो 0। क्लियर। इनिशियल जो है वो uy² माइनस इसलिए लगाया क्योंकि एक्सेलरेशन, ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड है, तो ये हो जाएगा 2g और मैक्सिमम हाइट जो है h। सिंपलाइज करोगे, इसको इधर शिफ्ट किया तो 2gh = uy², देन h = uy² अपॉन 2g, uy² अपॉन 2g। इट मींस वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर करें और 2g से डिवाइड करें। वर्टिकल वेलोसिटी जो है अपने पास है u sin थीटा, तो इसकी वैल्यू पुट कर लें तो ये आ जाएगा u² sin² थीटा अपॉन 2g। किसी भी प्रक्षेप्य गति में जो प्रक्षेप्य की ऊंचाई होगी उससे प्राप्त अधिकतम ऊंचाई जो होगी उसके लिए फॉर्मूला हो गया बेटा h = uy² अपॉन 2g या फिर u² sin² थीटा अपॉन 2g। क्लियर। अब यहीं पर अभी एक पिछले वाले टॉपिक के अंदर अपन ने डिस्कस किया था, मैक्सिमम रेंज के लिए, अधिकतम परास के लिए प्रक्षेपण कोण जो था वो 45 डिग्री था, 45 डिग्री था। अब 45 डिग्री के करस्पॉन्डिंग इसके हाइट की बात करें वो कितना होता है तो वो देखें, अधिकतम परास के संगत ऊंचाई, अधिकतम परास के संगत अगर ऊंचाई देखें, h देखें, तो इस केस में मुझे हाइट के लिए थीटा जो रखना होगा वो 45 डिग्री रखना होगा। क्या रखना होगा? 45 डिग्री। तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर ली, h = u² sin
45 डिग्री का स्क्वायर अपॉन 2g, वैल्यू पुट करोगे तो h इक्वल टू आएगा u स्क्वायर साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर अपॉन 2g, रूट 2 का स्क्वायर 2 बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, देन आपको मिलेगा h इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 4g, u स्क्वायर अपॉन 4g। गौर करना बेटा, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा था, क्या लिखा था, आर मैक्स, जहां आर मैक्सिमम की जो बात की थी वो अपने पास आया था u स्क्वायर अपॉन g, u स्क्वायर अपॉन g को आर मैक्सिमम कहा था, तो यहाँ पर ये जो फॉर्म बनेगा वो आर मैक्स बन जाएगा, तो आपको मिलेगा h इक्वल टू आर मैक्सिमम अपॉन 4। तो मैक्सिमम रेंज के करस्पॉन्डिंग जो हाइट आती है बेटा वो ये h इक्वल टू अधिकतम परास बटा 4, या फिर मैक्सिमम रेंज जो आएगी आपके पास में उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट। तो यहाँ बहुत से सिंपल से क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है कंपटीशन के अंदर, और साफ साफ क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी बॉलर के द्वारा किसी पार्टिकल को, किसी बॉल को बेटा मैक्सिमम जो फेंका जा सकता है वो 100 मीटर है बेटा। कितना है, 100 मीटर है। अधिकतम 100 मीटर फेंक सकता है, तो पूछी जाती है कि उसकी हाइट कितनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी, तो बेटा ऊंचाई होगी 100/4 मतलब 25 मीटर, 25 मीटर होगी बेटा। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि किसी भी अधिकतम परास के संगत जो मिलने वाली ऊंचाई है वो 100 मीटर है, किसी बॉलर के द्वारा, किसी प्रक्षेपी के द्वारा अधिकतम परास के संगत अगर ऊंचाई 100 मीटर है, कितनी है, 100 मीटर है, तो उसकी परास क्या होगी, तो उसकी परास आएगी बेटा क्या, 100 × 4 मतलब 400 मीटर। क्लियर, चलें आगे। तो इस टाइप से जो है सिंपल से क्वेश्चन डिस्कस किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बेटा वो डिस्कस करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेपी की समीकरण, कि जो प्रक्षेपीय पथ है वो परवलयाकार होता है या नहीं होता है, वो प्रूव करेंगे। प्रक्षेपीय पथ के समीकरण की बात कर रहा हूं। प्रक्षेपीय पथ के समीकरण का मतलब हो गया x और y में अपन को रिलेशन फाइंड करना होगा। जो प्रक्षेपीय पथ का कोई भी कोऑर्डिनेट लेंगे, उस कोऑर्डिनेट में जो x, y आएगा, उन दोनों का रिलेशन देखेंगे, और रिलेशन जो है वो पैराबोलिक है या नहीं है वो अपन को चेक करना है। पार्टिकल को या बॉल को इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया, और उसका पाथ जो है, ट्रेजेक्टरी जो है वो इस प्रकार से। क्लियर, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी u, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आई नो u cos थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी जो है uy इज इक्वल टू u sin थीटा। इस प्रक्षेपीय पथ के इस पॉइंट के टाइम t के ऊपर कोऑर्डिनेट लेट कर लिया x, y, x, y जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि x एक्स में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है वो x है, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, y है। तो यहाँ पहले x और y की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे। x एक्सिस में देखें, इन x एक्सिस या क्षैतिज दिशा के अंदर देखें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर देखें, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, विस्थापन आएगा x इज इक्वल टू होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, क्षैतिज वेग इनटू समय। क्षैतिज डायरेक्शन का जो वेग है वो आपके पास है ux, और टाइमिंग मैंने t लेट कर रखा है t। अब यहाँ बात आती है कि सर एक्सीलरेशन या कोई इक्वेशन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं है, एक्सीलरेशन नहीं है, तो मैंने डायरेक्ट ले लिया विस्थापन बराबर वेग इनटू समय, वेग इनटू समय। क्लियर, यहां से अगर टाइम की वैल्यू आइडेंटिफाई करें तो टाइम, समय जो आएगा वो आएगा x अपॉन ux, x अपॉन ux। वर्टिकल डायरेक्शन में देखें, ऊर्ध्वाधर में, तो गति की सेकंड समीकरण काम में लेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन में ऊर्ध्वाधर दिशा के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो y है, इनिशियल वेलोसिटी uy, टाइमिंग t, माइनस क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड है तो a की वैल्यू g/2 और ये t स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई x और ये वैल्यू आ गई y। मुझे x और y में रिलेशन चाहिए, तो यहां से इस फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू को जो है मैं यहां पर पुट कर लूंगा। इक्वेशन फर्स्ट से t का मान रखने पर यहाँ t की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आएगा y इज इक्वल टू uy, t की वैल्यू x अपॉन ux माइनस g/2, t की वैल्यू x/ux का होल स्क्वायर। सिंप्लाइज करेंगे ux और uy की वैल्यू भी पुट करूंगा,
x यू वाई की वैल्यू जो है वो है u साइन थीटा, यू एक्स की वैल्यू है u कॉस थीटा माइनस g बाई टू एक्स स्क्वायर, यू एक्स की वैल्यू है u कॉस थीटा, उसका स्क्वायर होगा तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। u से u कैंसिल आउट होगा, साइन बाई कॉस टेन बन जाएगा, तो y इक्वल टू आएगा x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रक्षेपीय पथ की समीकरण आ गए बेटा। और यहां पर देख लो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो है मैक्सिमम पावर को देखते हुए देखें तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर। इट मीन्स प्रक्षेपी का पथ जो होगा वो परवलयाकार होगा बेटा। क्लियर? इसके डिफरेंट फॉर्म देखें, इसके डिफरेंट मेकअप वाले फॉर्म देखें बेटा। इजी फॉर्म देखें तो देखो इस पूरी इक्वेशन में से मैं x tan थीटा कॉमन लेना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या किया, y इक्वल टू x tan थीटा कॉमन ले लिया। कॉमन लिया तो यहाँ रिमेनिंग रह गया 1। बात करें इसकी कि सर यहाँ x तो था पर tan नहीं है, tan नहीं है तो मैंने साइन से मल्टीप्लाई किया, साइन से डिवाइड किया, तो एक साइन अपॉन कॉस tan बन जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग जो पार्ट रहेगा जी एक्स अपॉन टू यू स्क्वायर, एक कॉस बाहर आ गया, साइन अपॉन कॉस टेन बाहर आ गया, तो एक रिमेनिंग कॉस रह गया, एक साइन जो मैंने लेट किया था ऊपर नीचे वो रह जाएगा। ये कंडीशन आ जाएगी। अब थोड़ी देर पहले अपन ने रेंज का डिस्कशन किया था। रेंज का फॉर्मूला आया था अपने पास में, आर इज इक्वल टू टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। तो यहाँ अगर देखें ध्यान से तो ये है टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी वो ऊपर चला गया। तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो r से, तो आपको इक्वेशन मिलेगी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये तो प्रक्षेपीय पथ की जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो इक्वेशन है, जिसके ऊपर कई क्वेश्चन बन जाते हैं, वो ये। कई बार क्वेश्चन जो होते हैं वो इस इक्वेशन के ऊपर बेस देते हैं, इनसे कंपेयर करना होता है और कंपेयर करके अपन को वैल्यू आइडेंटिफाई करनी होती है। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के अंदर अपन ने देखा कि इक्वेशन जो बनती है y और x में जो रिलेशन आता है y प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर है, इट मींस जो पाथ बनेगा, पथ बनेगा, वो पैराबोलिक बनेगा, परवलयाकार बनेगा। तो प्रक्षेपी गति परवलयाकार पथ पर होती है बेटा। क्लियर? तो यहाँ पर अपन ने प्रक्षेपी गति के लिए जो जनरल एलिमेंट्स थे वो सभी डिस्कस किए, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले देखा था बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा देखा था अपन ने रेंज के बारे में, तीसरा देखा अपन ने हाइट के बारे में, और लास्ट देखा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा। ठीक है, प्रक्षेपी गति की समीकरण बेटा। अब बात करूंगा इसी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो डायरेक्ट आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में दिखते हैं बेटा, तो वो डिस्कशन करेंगे। अब इस ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है सेम रेंज, समान परास के लिए प्रक्षेपण कोण बेटा। तो समान परास के लिए प्रक्षेपण दो कोण पॉसिबल है बेटा। एक आपके पास आता है थीटा, तो दूसरा आता है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। क्लियर? तो समान परास के लिए सेम रेंज के लिए अगर मैं बात करूं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की, अगर फर्स्ट एंगल आप लेते हो क्या थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा 2 की जो वैल्यू आएगी वो आपको मिलेगी 90 माइनस थीटा। अगर एक एंगल आपके पास में थीटा है तो दूसरा होना चाहिए 90 माइनस थीटा। और यहाँ पर ये ध्यान रखना थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। या फिर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप ऐसे भी लिख सकते हो 45 माइनस अल्फा, तो दूसरा होगा 45 प्लस अल्फा। इसको भी थीटा 1 थीटा 2 को ऐड करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। तो ध्यान देना है इधर, ये अगर दो पार्टिकल को सेम वेलोसिटी से बेटा, कंडीशन ये है कि वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा उसकी वेलोसिटी अगर इसकी भी u है और इसकी भी u है, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है और दूसरे वाले का जो होगा वो वर्टिकल से थीटा है, क्षैतिज से थीटा, इसका ऊर्ध्वाधर से थीटा। तो इस सिचुएशन के अंदर ये कह सकते हो ये थीटा, तो इसके लिए आएगा 90 माइनस थीटा सेकंड के लिए। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि अगर इसको फर्स्ट
पाथ बोलो, इसको सेकंड पाथ बोलो, तो इन दोनों के लिए जो आर की वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू वो दोनों के लिए सेम आएगी, रेंज की वैल्यू दोनों के लिए सेम आएगी। तो पहले चेक करते हैं रेंज के बारे में, क्या रेंज की वैल्यू सेम रहती है क्या। R1 जो है θ1 इज टू थीटा लेट करेंगे और θ2 इज टू 90 माइनस थीटा लेट किया। क्लियर। तो R1 के लिए बात करूं तो R1 के लिए लिखूंगा क्या, R1 इज टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। यही जब R2 की बात करूंगा तो R2 के लिए लिखा जाएगा क्या, 2u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पर ये साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बनेगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बनेगा साइन थीटा अपॉन जी। अगर R1 और R2 इन दोनों को देखा जाए, इन दोनों को देखा जाए तो आपको मिलेगा R1 इज इक्वल टू R2, दोनों की रेंज सेम है। ठीक है। अब बात करें बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो T1 की जो वैल्यू आएगी, T1 इज इक्वल टू आएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। जबकि सेकंड के लिए, इसके लिए सपोज आपको मिल गया T1, इसके लिए है T2 इज इक्वल टू 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, तो आप लिखोगे 2u कॉस थीटा बाय जी। ये T2 की वैल्यू आ गई। हाइट की बात करें, H1 जो आएगा आपके पास में वो आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, ये H1 फर्स्ट की हाइट आएगी इसकी, H1। और सेकंड की जो है वो H2, तो H2 अगर देखें H2 तो वो आएगा क्या, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। साइन 90 माइनस थीटा होगा कॉस थीटा, तो ये बनेगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ अपन ने देखा बेटा सेम परास के लिए दो प्रक्षेपण कौन होते हैं, एक अगर आपके पास थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, या फिर आप अगर एक लिखते हो 45 माइनस अल्फा तो दूसरा होगा 45 प्लस अल्फा, 45 माइनस अल्फा या 45 प्लस अल्फा। इट मीन्स दोनों एंगल को जोड़ने पर अगर आपको 90 मिलता है तो इट मीन्स दोनों का रेंज जो होगा वो सेम होगा। ध्यान रखना, सेम स्पीड दे रखी है तो रेंज भी सेम मिलेगा, पर यहाँ पर पाथ अलग अलग होंगे, पथ अलग अलग होंगे, हाइट अलग अलग होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होगा बेटा। क्लियर। चले आगे। प्रूफ किया मैंने, R1 इज इक्वल टू R2, यहाँ पर थीटा पुट किया या 90 माइनस थीटा पुट किया, रेंज इक्वल आ गई। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की तो इसके लिए आया 2u साइन थीटा बाई जी, इसके लिए बना 2u कॉस थीटा बाई जी। हाइट की बात की, H1 की वैल्यू आई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और यहाँ आई H2 की वैल्यू आई बेटा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्लियर। अब यहाँ पर इनके कुछ रिलेशंस जो है वो अपन डायरेक्ट बना सकते हैं, जो अपने कई कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन को सिंपलाइज करने के लिए यूजेबल रहेंगे, काम में आएंगे बेटा। तो फर्स्ट रिलेशन देखते हैं T1 और T2 का। अगर सपोज आप T1 और T2 को डिवाइड कर लेते हो, T1 अपॉन T2, जब T1 और T2 को डिवाइड करते हो तो समझदार बच्चे हो बेटा, 2u बाई जी कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस जो बनेगा वो tan बनेगा। इट मींस T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू tan थीटा। फर्स्ट रिलेशन, सिंपल रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन। सेकंड जो है, अगर आप हाइट का देखें H1 और H2, इन दोनों को डिवाइड करें तो H1 अपॉन H2 सिंपल सा है, u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन आके कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा वहां कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों को सिंपलाइज करने पे बनेगा tan स्क्वायर थीटा। ये तो दो पार्टिकल को सेम रेंज के लिए प्रोजेक्ट किया जाता है तो उनके टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रेशियो होता है वो tan थीटा के इक्वल आता है, जबकि मैक्सिमम हाइट का जो रेशियो आता है बेटा वो आता है tan स्क्वायर थीटा के, tan स्क्वायर थीटा के। क्लियर। अब इनके कुछ और रिलेशन बना सकते हैं अपन, वो भी देखते हैं। सेम रेंज के अंदर जो हाइट मिली H1 और H2, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर लिया जाए,
मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मल्टीप्लाई H1 मल्टीप्लाई H2, तो उस केस में आपको मिलेगा क्या, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g मल्टीप्लाई u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको r की टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा इसको सिंप्लाइज किया, u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा 2g 2g इस 2 मल्टीप्लाई 4 को मैंने बाहर ले लिया, ये g स्क्वायर, और इस इक्वेशन को r की टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर अपने पास जो टर्म आएगी वो आ जाएगी u की पावर 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4g स्क्वायर। इसको r के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए बेटा मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 4 को मल्टीप्लाई किया, उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g स्क्वायर को ये g, ये इस पूरे का होल स्क्वायर, ध्यान से समझना बेटा, ये 4 तो रिमेनिंग यहाँ था ही, और मैंने यहाँ पर ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, तो ऊपर वाला 4 जो था वो 2 को अंदर शिफ्ट किया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो कंप्लीट फॉर्म बन रहा है वो r बन रहा है, और r का क्या हो रहा है स्क्वायर, तो आपको मिलेगा h1 मल्टीप्लाई h2 इज इक्वल टू 1/16 r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो रिलेशन आ गया, अगर सिंपल सा देखें तो h1 h2 इज इक्वल टू r स्क्वायर बाय 16, ये क्लियर। या फिर इसको सिंपलाइज करना चाहो तो स्क्वायर रूट ले लो, ये इधर आ जाएगा, तो 4 रूट h1 h2 r हो जाएगा, क्लियर। चलें आगे, तो ये बात हुई h1 और h2 के मल्टीप्लाई की, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है। अगर h1 और h2 दोनों को ऐड कर लिया जाए बेटा, h1 प्लस h2 कर लिया जाए, तो यहां देखोगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g प्लस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। समझना ध्यान से, u स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन आ जाएगा, अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहां पर h1 प्लस h2 जो आएगा वो आएगा u स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो ये h1 प्लस h2 का एडिशन u स्क्वायर अपॉन 2g, h1 मल्टीप्लाई h2 जो मिलता है वो r स्क्वायर अपॉन 16 होता है। ओके क्लियर। अगर t1 और t2 को मल्टीप्लाई किया जाए, t1 मल्टीप्लाई t2 किया जाए, टाइम ऑफ फ्लाइट को मल्टीप्लाई किया जाए बेटा, तो तुम्हारे पास जो आएगा मल्टीप्लाई किया 2u साइन थीटा बाय g, उधर से 2u कॉस थीटा बाय g, तो r की टर्म्स में अगर कन्वर्ट करें t1 मल्टीप्लाई t2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 4, या लिख लो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g मल्टीप्लाई g स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया मैंने g और यहाँ लिख दिया मैंने g, क्योंकि ये जो टर्म बन जाएगी वो बन जाएगी r, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय g r बन जाएगा, तो आपको मिल जाएगा क्या t1 मल्टीप्लाई t2 इज इक्वल टू 2r बाय g, 2r बाय g, क्लियर। तो सेम रेंज के लिए बेटा कुछ जो इंपॉर्टेंट अपन ने कैलकुलेशंस की वो एक बार वापस से देख लें बेटा। सेम रेंज के लिए रेंज का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, हाइट का फॉर्मूले देख लिए, फिर अपन ने टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो लिया वो tan थीटा के इक्वल आया, हाइट का रेशियो लिया वो tan स्क्वायर थीटा के इक्वल आया, फिर अपन ने क्या किया दोनों हाइट्स को मल्टीप्लाई करके देखा h1 मल्टीप्लाई h2, तो h1 मल्टीप्लाई h2 जो आया वो r स्क्वायर बाय 16 के इक्वल आया, और जब इनको ऐड करके देखा h1 प्लस h2 तो वो u स्क्वायर अपॉन 2g के इक्वल आया, और वैसे ही जब t1 और t2 टाइम ऑफ फ्लाइट्स को मल्टीप्लाई किया तो अपन को मिल गया क्या 2r बाय g।
तो यहाँ पर बेटा कई बार आपको T1 T2 देके R पूछ लेता है, या फिर R और T1 देके T2 पूछ लेता है। तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं। तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला आपको नोन है तो आप डायरेक्ट इसको विद इन सेकेंड्स कर पाओगे, नहीं तो बेटा ये क्वेश्चन जो होगी वो आपके लिए एक मेजर समस्या बन जाएगी, प्रॉब्लम बन जाएगी, या फिर जो 15 सेकंड का क्वेश्चन है वो आपको 5 से 10 मिनट खराब कर लेगी। क्लियर? चलें आगे। तो नेक्स्ट, तो आज अपन ने देखा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, जिसके अंदर अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से वगैरह डिस्कस कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे बेटा इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, बेटा क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा।